नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वो इसलिए कि जहां पिछले दिनों उसका जो बिल है वो राज्यसभा में पेश हुआ और अब लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में जो भी सदस्य हैं वो शामिल हुए। एआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी वो भी शामिल हुए और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे खास है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या अब वो इंतजार खत्म होने वाला है? क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग उठती रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे सिरे से नकारता आ रहा है। और इसी को लेकर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड जो है उसकी संपत्तियों की हिफाजत, वर्शिप एक्ट, मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, हिजाब का मामला और 3 तलाक का मामला आदि। लेकिन इन सब मामलों में जो सबसे अहम मसला था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर पिछले काफी समय से देश भर में चर्चा होती रही है। जहां एक तरफ बीजेपी शासित उत्तराखंड जो राज्य हैं बीजेपी शासित, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है, जिसको लेकर पिछले दिनों राज्यसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया गया। जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। और अब यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर वादा किया था और अब 2024 का चुनाव नजदीक है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनका क्या कुछ कहना है। बोर्ड तो जितना काम करता है औरतों ही के हुकूक के लिए करता है। बोर्ड ने निकाहनामा बनाया, औरतों के लिए बनाया। बोर्ड जो है वो लोगों को में तहरीक करा रहा है कि भाई औरतों को जरूर मीरास में हक देना चाहिए। ये एक समाजी बुराई है कि हमारे यहाँ औरतों को, बेटियों को, बहनों को हक नहीं दिया जाता। उसके लिए कोशिश की जाए, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए, माँ के साथ अच्छा सलूक किया जाए। यह हमारे यहाँ बोर्ड का एक शोबा है समाज सुधार का, उसका यही मौजू है, वो काम करेंगे इस पर। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हमाम वाहिद साहब जुड़ गए हैं। हमाम भाई, स्वागत है आपका। हम देख पा रहे हैं कि लगातार चर्चाएं होती रही हैं। राज्यसभा में जो प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया गया, जिसका कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर विरोध किया है। अब जो आज बैठक हुई उसमें भी जोर शोर से इसी खिलाफत का ही मुद्दा उठा कि कुछ भी हो जाए हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो हम क्या समझें, इसको लेकर अब राज्यसभा में चर्चा भी होगी और 2019 में बीजेपी ने वादा भी किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। 24 का चुनाव भी है, तो कैसे देखते हैं कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा या फिर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी विरोध करेगा, कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी? देखिए, जहां तक आज की बैठक का सवाल है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये कार्यकारिणी की बैठक थी। ये हर वर्ष अलग अलग शहरों में आयोजित होती है। इस बार लखनऊ में आयोजित है और तमाम उसके एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर थे वो आज आए हैं। निश्चित रूप से जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अल्पसंख्यक समुदाय के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा करता है और लगातार उस चीज को उठाने का काम करता है। यहाँ पे 2 प्रमुख जो चर्चाएं आज रही वो यूसीसी और एक और मुद्दा था जिसपे चर्चा थी। मेरा मानना ये है
कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निश्चित रूप से एक बड़ी एनजीओ है, संस्था है, और पूरे देश के सभी समाज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। शिया समुदाय के लोग भी जुड़े हैं, सुन्नी समुदाय के लोग भी जुड़े हैं, और लगातार वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाता रहता है। कॉमन सिविल कोड की जहां तक बात है, भारत देश के इतिहास को पहले समझना होगा, भारत के संविधान को समझना होगा, और जो संविधान के निर्माता थे उनके जो सपने थे, जो संकल्प था, उसको भी समझना होगा। उसके बाद भी कोई भी सिविल कोड बनाया जाएगा। और दूसरी बात, कोई भी कॉमन सिविल कोड जो होगा वो हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, जब संविधान निर्माता ने संविधान का निर्माण किया, तो हमारी जो परंपराएं थी, जो यहाँ के रीति रिवाज थे, जो रस्म थे, उसको समायोजित करके संविधान बनाया। जिस भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 44 का दुहाई देती है कि संविधान में समान कानून का अधिकार है, समान कानून बनाने की वकालत की गई है, उसी संविधान के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी संसद हमारी या आगे जो भी कानून बनाए जाएंगे वो हमारी जो संविधान की मूल भावना थी, ये जो हमाम भाई, भारत में जाति धर्म को लेकर बनाया जाएगा के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। एक सामाजिक ढांचा जो है बिगड़ा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता है उसको और बदलाव की जरूरत है ताकि जो चीजें हो रही वो ना हो? क्योंकि ऐसा नहीं है, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो वो कानून बना के गए वही रहेंगे, समय आने पर उनमें बदलाव भी होना है, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर कहा है कि आने वाले समय में बदलाव भी समय के साथ होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो ये ठीक है, आगे कुछ बदलाव नहीं होंगे। तो अगर बदलाव अच्छे के लिए है, उसमें बुराई क्या है? इसका जवाब मांगेंगे। बीजेपी से हमारे प्रवक्ता जुड़ गए हैं, नेता अमील शमसी साहब, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वो इसलिए क्योंकि यहाँ भी पिछले महीने की अगर बात करें तो राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश हुआ, जिसको लेकर खिलाफत भी हुई, और अब लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है, और इस बैठक में तमाम जो बिंदु हैं, मुद्दे हैं शरीयत से जुड़े हुए, उनको प्रमुखता से उठाया गया। चाहे मस्जिद में महिलाओं की एंट्री की बात हो, हिजाब की बात हो, 3 तलाक कानून की बात हो, वगैरह वगैरह। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा रहा वो रहा यूनिवर्सल सिविल कोड। तो क्या अब ये अगर वो लागू होता है तो जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये लोग इसके खिलाफ क्या अपनी आवाज उठाएंगे या फिर ये मान भी सकते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा होंगे। फिलहाल हमारे साथ अमील शमसी हैं, बीजेपी नेता, और हमाम वाहिद हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजा रिजवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजा रिजवी आपके पास आएंगे, उससे पहले अमील शमसी के पास आएंगे। अमील भाई कैसे देखते हैं? हमाम वाहिद साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो बाबा साहब बना के गए हैं कानून उसको ही रहने दें, छेड़छाड़ मत करें। रास्ते में कहीं वो बिल्कुल साबिर भाई आ रहे हैं। अमील भाई चाहेंगे आप अपना फोन अनम्यूट कर दे ताकि आपके पास पहुंचे। देखिए जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों से भी मैं बताना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से भी लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ कि देखिए हमारा देश, भारत देश जो है वो एक संविधान के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश संविधान के हिसाब से ही चलता है। लेकिन मसला क्या होता है कि जहां पर संविधान को अपने फायदे के लिए यूज करने की जो एक नीति होती है, जैसे अभी मैंने कहा, हमारे भाई साहब भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो लंबे समय से मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि 70 साल वही हुकूमतें रही कि जो मुसलमानों के रहबर कहे जाते थे, उनकी सरकारें रही, वो हुकूमत में रहे, वो सत्ता में रहे, तो किन हकों के लिए लड़ा गया, किन हितों के लिए लड़ा गया कि आज मुसलमानों की हालात बद से बदतर है। मुसलमानों को के हक में ना तो कभी कोई बात हुई थी, अब आज मुसलमान में बात होना शुरू हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की परेशानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आना आम बात है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई मजहबी हैसियत नहीं है, कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है, एनजीओ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसा कि बताया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का यदि कोई
विरोध करता है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि ये देश जो है वो इस देश में सबके लिए जो है वो एक कानून हो? क्या आप नहीं चाहते कि सब एक तरह से रहे? क्या आप नहीं चाहते? क्योंकि मसला क्या होता है कि देखिए, जातियों में बांट करके, धर्मों में बांट करके, तुम्हारा लॉ ये, हमारा लॉ वो, तुम्हारा नियम ये, हमारे नियम ये, इस हिसाब से करके जो चलाया जाता था, वो लोगों के तुष्टीकरण के लिए चलाया जाता था, सत्ता के लोभियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता था। लेकिन देखिए, अब हमारे देश को एक होने की जरूरत है, हमारे देश को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। आज इंडिया जो है वो जिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, विश्व में जिस तरह से इंडिया का नाम हो रहा है, इंडिया को भी एक होकर के चलने की जरूरत है। और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी का भी विरोध, देखिए कोई भी विरोध करे, विरोध करना सबका अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, जो देश के हित में बेहतर होगा, वो कदम को उठाया जाना चाहिए है। और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनको भी बैठ करके पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या जरूरत है इसकी। बिल्कुल। अब ये जो बैठक हुई है, क्या ये मान जाएंगे या विरोध करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, रजा रिजवी साहब। रजा रिजवी जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आज बैठक भी लखनऊ में हुई, कैसे देखते हैं? क्या विरोध होगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे या फिर सब कुछ राजी खुशी मान लिया जाएगा? देखिए शैलेंद्र जी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो जस्ट लाइक एक एनजीओ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई कानूनी शख्सियत नहीं रखती, कोई कानून का उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि वो कोई बात करेगा तो वो कानून के दायरे की बात होगी और सबको मानना जरूरी होगा, कहीं ऐसा नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी आप देखिए मस्जिद के अंदर औरतों की नमाज पढ़ने के लिए, अरे भाई दुनिया का सबसे बड़ा मरकज जो है वो खाने काबा है। बिल्कुल, के अंदर बहुत अच्छी बात है। खाने काबा में औरत मर्द साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो फिर अगर मस्जिदों में अगर औरतें पढ़ना चाह रही हैं तो क्या बुराई है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन सी बात कर रहा है भाई? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 70 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा था। 3 तलाक के बारे में जिस तरीके से झटके का गोश्त हराम है, इस तरीके से तलाक हराम है। इन्होंने पढ़ा नहीं कुरान शरीफ का 28वां पारा, सूरा नंबर 65 सूरे तलाक, जिसमें जो है 12 आयतें हैं, जो मदनी सूरा है। इसकी तफसीर, इसके माने क्यों नहीं बताया इन आलिम-ए-दीन ने? पूरे दुनिया के मुसलमानों को बेइज्जत करके रख दिया 70 साल में। कुरान शरीफ में साफ है कि साहब आप 1 महीने में सीगा पढ़ेंगे तलाक का, हो सकता है अजीजदार रिश्तेदार बैठ के तय करा दे, दूसरे महीने में आप सीगा पढ़ेंगे। लेकिन रजा रिजवी भाई, शायद रजा भाई तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस हमाम वाहिद साहब के पास आएंगे। हमाम भाई आपके पास आएंगे और समझेंगे कि जिस तरह से दोनों ही लोग बोल रहे हैं कि जो ये बोर्ड जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इतनी अहमियत इसकी नहीं है। ये कहने को तो बताता है कि शरीयत की रक्षा करते हैं, उसके रक्षक हैं, शरीयत से कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या ये माने कि इसकी मौजूदगी पर ही सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है इस पर, उस पर आपकी राय जानेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बात इसलिए कर रहे हैं, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक लखनऊ में हुई है। तमाम जो लोग हैं वहाँ पहुँचे हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। इसके अलावा और भी बिंदुओं पर चर्चा हुई। लेकिन जैसे ब्रेक से पहले जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन दोनों ही का कहना है कि जो ये बोर्ड है ये इतना अहम नहीं है, लेकिन लगातार जब भी कुछ बदलाव होते हैं, अगर मुस्लिम समुदाय के हक की बात होती है, हमेशा आगे आता रहा है। अब जानने की कोशिश करेंगे हमाम वाहिद जो भाई हैं हमारे, वो कैसे सोचते हैं इस बोर्ड के बारे में। हमाम वाहिद भाई। हमाम भाई, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमाम भाई, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी?
हम चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें। आवाज सुन रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल ये, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले दोनों ही मेहमानों ने हमारे कहा कि ये वोट जो है ये इसका कोई मतलब नहीं है, आप भी ऐसा मानते हैं? जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इसकी कोई अहमियत नहीं है? वोट का मामला है, वो एक गैर सरकारी संगठन है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और विशेष रूप से मुसलमान के जो मौलिक अधिकार हैं या संविधान में दिए गए अधिकार है उनकी लड़ाई लड़ता है, उनके लिए वो काम करता है। हम उससे कितना सहमत है ये हमारा विषय नहीं। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी देश के संविधान में विश्वास रखती है और देश के जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए उसमें हम विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब संविधान के निर्माता संविधान का गठन कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, तो उस वक्त जो हमारी परंपराएं थी उसको संविधान में समायोजित किया गया है। हम कोई भी कानून, चाहे एक्स्ट्रा सिविल कोड की बात हो, कोई भी कानून चर्चा के बाद ही मांग करते हैं कि उस विषय पे चर्चा हो। जिस समाज के लिए बनाया जा रहा है, जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है, उस पे चर्चा होनी चाहिए और उसमें शोषित, वंचित, अगड़े पीछे हिंदू मुसलमान किसी के अधिकार को हनन ना हो, उसका मौलिक अधिकार के हनन ना हो, महरूम ना हो। संविधान के निर्माता ने और संविधान की जो मूल भावना है वो यही है। ठीक जो है कानून हमाम भाई, लेकिन बहुत सी ऐसी परंपराएं काफी पहले रही हैं, बहुत सी ऐसी प्राचीन परंपराएं थी जिसको खत्म किया गया, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो। अगर कोई परंपरा ठीक नहीं है और उसको संविधान का दर्जा मिल गया है, क्या आपको लगता है अगर बदलाव अच्छे के लिए है वो होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो बदलाव अच्छे के लिए है, जिसमें सबका अधिकार सुरक्षित हो, वो सुनिश्चित किया जाए। इसी का ख्याल हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था। अगर पुरानी परंपराओं में जैसे सती प्रथा का, वो एक सामाजिक बुराई थी, उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। इसी तरीके से और कोई भी सामाजिक बुराई है तो उसे उखाड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने की जरूरत है और हम चर्चा चाहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कुछ अधिकार ऐसे होते हैं सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि किसी का अहित ना हो? शायद अमील भाई कुछ कहना चाहते हैं। अमील भाई, बड़ा ही लतीफ पहलू है। रजा भाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो रजा भाई भी रजा भाई मेरी बात को जरूर समझेंगे। बड़ा ही लतीफ पहलू है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि सबके अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस काम करती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि धारा 370 से किसके अधिकारों की रक्षा की जा रही थी? मुझे बताएं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि जब धारा 370 लागू हुई थी तो किसके अधिकारों की आप रक्षा कर रहे थे? आपने हमेशा कांग्रेस ने देश को के टुकड़े करने की बात की है, कभी देश भारत को अखंडित करने की बात की है, कभी भी जो है वो अखंड भारत की बात नहीं की। भारत को जो है खंडित करने की हमेशा बात की कांग्रेस ने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बताएं कि 70 सालों में मुसलमानों के हितों में कितनी लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के हक के लिए क्या किया, और किया तो सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों को कहां पे रखती है? मुसलमान कहां पर स्टैंड करते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आप क्यों चुप्पी साध जाते हैं कांग्रेस वाले, मुझे ये बताएं। और आखिरी बात, एक बात और मुझे बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो अभी इन्होंने कहा कि बदलाव के लिए बात करती है, कांग्रेस पार्टी जो है वो जो अच्छे के लिए है वो बदलाव होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोटों के तुष्टीकरण की बात करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोटों मुसलमानों को जो है हिंदू और मुसलमानों को बांट करके डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज सिखा के गए थे पॉलिसी, उस पॉलिसी पर अमल करते हुए राज करने की पॉलिसी बात करती है। यदि मुसलमानों के विकास की कोई बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मुसलमानों के हित में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्गों की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भारत के एक एक नागरिक की, भारत में रहने वाले मां भारती के एक एक लाल की, एक एक सपूत की रक्षा की, उनकी विकास की। ठीक है जवाब ले लेते हैं, बात करती है। जवाब ले लेते हैं हमाम भाई से। हमाम भाई, अगर देश में ये लागू होता है, सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोगों को एक सिस्टम में अगर लाया जाए तो बुराई क्या है? हमाम भाई, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हमाम भाई, हमाम भाई, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें। सवाल ये, अगर सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लाया जा रहा है तो क्या बुराई है?
बिल्कुल कोई नहीं बुराई है, बिल्कुल सबको एक एक सिस्टम में लाना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को रखते हुए उनसे विचार विमर्श करके, हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमें सबकी बातों का लिहाज रखना है, सबसे विचार करना है, विमर्श करना है, सबसे खुली चुनौती है विचार संसद में विमर्श बहस के होनी लिए चाहिए। जो राज्यसभा में बिल पेश किया गया उसमें तो आप लोगों ने पूरी तरह से खिलाफत उठा कर दी, लोकसभा में चाहे और कांग्रेस राज्यसभा में पार्टी हो विचार विमर्श चाहे ही होता समाजवादी है। पार्टी हो, जनप्रतिनिधि टीएमसी हो, विचार सबने विमर्श कहा ही नहीं, करते हैं। ये बिल नहीं पास होने देंगे। हमाम भाई, कांग्रेस पार्टी ने तो विरोध किया ना जी। राज्यसभा में। बिल्कुल, हमारा मानना ये है कि जब तक लोगों से चर्चा नहीं होगी और उनके जो अधिकार है उनको सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। संविधान आर्टिकल 44 जिसकी दुहाई भारतीय जनता पार्टी दे रही, उसका ये मतलब नहीं है कि ठीक है। लोगों के हितों को रक्षा किए बगैर, उसके अधिकार की अनदेखी किए बगैर आप कोई लेकिन कानून उसके लिए बना तो देंगे। बहस करनी होगी ना। और जहां आप तक अपनी बात रखिए, आज ठीक है, आप इंडिया मुस्लिम यूनिफॉर्म पर्सनल सिविल लॉ कोड लाएं, ये कांग्रेस लेकिन की इन सत्ता नहीं बातों है, का भी, कांग्रेस इन के पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होगा। ये अपनी बात कैसे सकते, लेकिन सीधे तौर पर विरोध करना ठीक नहीं है। आपको रोकेंगे हमाम भाई। हमारे साथ मतीन खान जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं फोन लाइन पर। मतीन भाई, कैसे देखते हैं आज जो बैठक हुई है, आज जो बैठक हुई है? हाँ, आवाज मेरी मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। आज जो बैठक हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैं कह रहा हूं की, जोर शोर कि से मुद्दा उठा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की खिलाफत का। बिल्कुल 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 सही कहा है। और आप देखिए कि बेसिकली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज तमाम टीवी चैनल्स वाले इस बात पर आमादा हो गए कि साहब वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग है और उस पर डिबेट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये रूटीन मीटिंग है, हर 3 महीने पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होती है। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग आज इसलिए चिंतित हैं कि मतीन क्या खा रहे हैं, मुसलमान क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कैसे लेट रहा है, कैसे वह जा रहा है। भाई हमारे इंटरनल मीटिंग है, हमने अपनी कौम के लोगों को समझाने के लिए मीटिंग बुलाई है कि भाई वो लोग ज्ञान की तरफ आकर्षित हो, तालीम हासिल करें और जो उनके यहाँ रस्म रिवाज हैं, जो शादियों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसको ना करें। सोशल रिफॉर्म के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल रिफॉर्म के लिए ये मीटिंग होती है, हर 3 महीने को होती है। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पता नहीं किसको क्या हो गया। मतीन भाई, आपको क्या लगता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ खड़ा है या इसकी खिलाफत कर रहा है? भाई उसके तो मुखालिफ देखिए, इस मुल्क के अंदर जो भी सिस्टम है, जो डिफर हर लोगों के जो राइट हैं, जो आदिवासी हैं उनके राइट हैं, जो लोग अपर साइड में रहते हैं, जो लोग दलित समाज से हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं उनकी रक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं उन्हें बदलाव एक समय की जरूरत है जो अब तक नहीं हुआ। अगर कोई बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है, सब एक ही साथ चलेंगे, कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, एक ही सिस्टम में आ रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ऐसा तो नहीं कि आपके लिए अलग कानून होगा, बाकियों के अलग होगा। तो इसका तो खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए जहां तक मेरी समझ है। फिलहाल मतीन भाई, आपका शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े। बाकी जो मेहमान हैं हमारे साथ, हमाम भाई आपका भी शुक्रिया, अमील भाई आपका भी शुक्रिया और रजा रिजवी साहब आपका भी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे स्पेशल रिपोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्योंकि जहां राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ वहां भी हंगामा हुआ। आज जो ये बैठक हुई है, उस बैठक में जोर शोर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं हुई। जो खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है हम किसी भी कीमत पर इसे नहीं आने देंगे। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे लागू करेंगे। 24 नजदीक है। फिलहाल के लिए आपसे इनकी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।